हाय गाइस, आज हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे ऑक्यूपेशन के कारण होने वाली है। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो इवोल्यूशनरी अगर हम बहुत पहले देखें, जब हमारे पूर्वज आदि मानव हुआ करते थे, तो उस टाइम पे क्या होगा। उस टाइम पे अगर हम बात करें तो आसपास का एनवायरनमेंट एकदम प्योर होगा, आसपास खुली हवाएं होगी, है ना। और हम लोग जनरली शिकार के लिए बने होंगे, तो एक्चुअल में हमारी बॉडी को जो चाहिए ना, नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन ऑक्यूपेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्यूपेशन में हमें नेचुरल इन्वायरमेंट अगर हम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए जो है रेडी ही नहीं है। तो इवोल्यूशनरी हमको ऑक्यूपेशन ऐसा बनाना पड़ेगा जो हमारी बॉडी के लिए सूट करे। अगर वो ऑक्यूपेशन हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं करेगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब जैसे अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो कौन कौन सी चीज़ें, ताकि मैं हेडिंग बस देख रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें छोड़ूँ ना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है, दैट इज़ न्यूमोकोनियासिस, है ना। अगर न्यूमोकोनियासिस का मतलब क्या होता है, न्यूमो मीन्स एयर, है ना। और कोनियोसिस का मतलब होता है हमारे पास दैट इज़ डस्ट पार्टिकल। तो मीन्स अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल ये जहाँ से मेरे लंग्स के अंदर चले जाए तो वो हमारे पास न्यूमोकोनियासिस कॉज कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास जो डस्ट पार्टिकल है वो 5 माइक्रोमीटर से बड़ा है, तो वो मेरे नोज़ के थ्रू जो होगा ना, यहाँ पे जो मेरे नोज़ है वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स है, तो वो वहाँ से रुक जाएगा, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वो 0.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा है तो वो मेरे लंग्स के थ्रू अंदर जाएगा, और जब मैं सांस छोड़ूंगा तो वो वापस बाहर भी आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक रेंज होती है वो होती है 0.5 माइक्रोन से लेकर 3 माइक्रोन तक के। इस साइज़ का पार्टिकल जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो एल्वुलाई में जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब जब ये एल्वुलाई में जाके डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेज जाएगी, उसको खाने की कोशिश करेंगे, और इस प्रोसेस में जो होता है वो फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करेगी और बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करेगी। उसके कारण हमारी खुद की सेल्स वहाँ पर डैमेज होगी। और उसके बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाई हुआ है, तो जब डैमेज होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, और फाइब्रोसिस के बाद नोड्यूल्स फॉर्मेशन एंड ऑल। वो अलग अलग केस में थोड़ा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज मैकेनिज्म यही होने वाला है। ओके, तो अभी हमने न्यूमोकोनियोसिस के बारे में बात कर लिया। अब हमने बात किया कि न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या है। न्यूमोकोनियोसिस का मतलब है एयर के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल का नोज़ के थ्रू जाना, दैट इज़ न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अब हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है सिलिका का डस्ट पार्टिकल। सिलिका का डस्ट पार्टिकल क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, रोड्स बहुत बन रहे होते हैं, सब कुछ बन रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पत्थरों की खुदाई ज़्यादा होती है। सिलिका मतलब क्या होता है, रेत हो गया हमारे पास, है ना, रेत हो गया, ग्लास हो गया, वही तो सिलिका है। तो उनकी खुदाई के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में सिलिका बहुत ज़्यादा है, और जो लोग खोदते हैं वो इनहेल करते हैं। अगर वो 0.5 से 3 माइक्रोन के अंदर का होगा तो जाएगा उनके एल्वुलाई में जाकर चला जाएगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे ये वर्कर जो हो रहे हैं इन रोड बनाने का काम कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, तो वो सिलिका पार्टिकल उनके क्या होगा, लंग्स के अंदर जाएगा, और जैसे उनके लंग्स के अंदर जाएगा मैक्रोफेज आएंगे, उसको खाएंगे, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, और जब फाइब्रोसिस के थ्रू वहाँ पे रिपेयर होगा तो वहाँ पे कुछ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमने क्या किया है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि क्या नाम है, जहाँ पे भी कैल्शियम जो होता है ना वो डैमेज टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ पे जाके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, और वहाँ पे हमें वाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ये वाइट अपीयरेंस हमको किस तरीके की लगेगी, ये वाइट अपीयरेंस जो होगी ये हमको ऐसा लगेगा कि जैसे स्नो की तरह, तो हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है ऑन एक्सरे। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ कोल डस्ट, है ना। कि हमने देखा है कि इंडिया में जो हो रहा है कोल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो कोल इंडस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि इंडिया में हमारे पास क्या हो रहा है कि कोल इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोल माइंस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर ये कोल को खोदेंगे तो उस कोल से भी तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, और यहाँ पे भी अगर हमारे पास 0.5 से 3 माइक्रोमीटर का कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के अंदर गया तो दैट इज़ ऑल्सो न्यूमोकोनियासिस। तो अब उस न्यूमोकोनियासिस को हम क्या बोलेंगे, जैसे सिलिका के केस में हमने उसको सिलिकोसिस बोला था, और सिलिकोसिस सबसे कॉमन भी है। सिलिकोसिस सबसे कॉमन क्यों है ये भी मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा चल रहा है, और अर्थ में सबसे ज़्यादा सिलिका ही है। तो यानी कि जब हम खोदते हैं तो सिलिका बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर हमारे नोज़ में चल जाता है। अब कोल माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कोल पार्टिकल जाएगा, कोल पार्टिकल जब हमारे नोज़ के अंदर जाएगा,
है ना, नोज से अंदर जाएगा और फिर वो भी जाके एल्वियोलाई में सेम डिपॉजिट होगा, यहाँ पे भी मैक्रोफेज आएगा। लेकिन इस केस में जो होता है ना, उस केस में हमारे पास क्या होता है, जैसे सिलिका के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि मैक्रोफेज वहाँ पे आके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो सेम पैथोजेनेसिस कैसा है, ट्यूबरक्लोसिस जैसा। क्योंकि क्या हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस में भी क्या होता है कि मैक्रोफेज आते हैं, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को खाते हैं और इन्फ्लेमेशन के कारण ही तो सब कुछ ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस, क्या नाम है यार इसका, सिलिको ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ऑब्वियसली नाम से क्या रखा हुआ है, लेकिन मैकेनिज्म तो सेम ही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, सेम इन्फ्लेमेशन पाथवे के थ्रू सिलिको ट्यूबरक्लोसिस होता है। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हमारे पास एंथर है, जो हमारे पास कोल पार्टिकल्स हैं, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों कोल पार्टिकल जो होता है, जैसे हम बात करें तो मैक्सिमम वो कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन जो हो रहा है दैट इज़ इनर्ट। सो बिकॉज इट इज़ इनर्ट, तो उस केस में मैक्रोफेजेस में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, मैक्रोफेज को डैमेज नहीं करने वाला। तो क्या होने वाला है, मैक्रोफेज जब इसको खा लेगा तो वो मैक्रोफेज को मारेगा नहीं, इसलिए हमारा जो, और ये वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमारा जो लंग्स होने वाला है इस केस में ब्लैक देखने को मिलने वाला है। जबकि सिलिका जो होता है दैट इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करता है, जैसे ही मैक्रोफेज के अंदर सिलिका जाता है, वो कुछ रेडिकल्स रिलीज़ करता है, वॉटेवर उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाकर लाइसोसोम को डिस्ट्रॉय करता है, लाइसोसोम को डिस्ट्रॉय करके फिर मैक्रोफेजेस मरने लगते हैं, और जिस कारण से इम्यूनिटी डाउन जाती है, और फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इन्फेक्शन कर देता है। ओके, फिर जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में जाते हैं, अगर हम बात करें तो सीमेंट में हमारे पास एस्बेस्टोस ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो एस्बेस्टोस भी सेम क्या होगा, डस्ट पार्टिकल 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो तो वो एस्बेस्टोस जो होगा ना उसके थ्रू लंग्स में जाएगा, है ना। फिर वो लंग्स में जाकर, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर शेप होता है ना, ये बाकी से अलग होता है, तो ये एस्बेस्टोस जाएगा और हमारे पास जो लंग्स के बीच में जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे चले जाएगा, और वहाँ पे प्रेजेंट सेल्स को म्यूटेट कर देगा। मीन्स प्लूरल कैविटी की जो सेल्स होती है उसको हम मीजोथीलियम कहते हैं, तो उस मीजोथीलियम की सेल्स में जाएगा, उसके डीएनए को जाकर म्यूटेट कर देगा। अब बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, डीएनए यहाँ का म्यूटेट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि देयर इज़ हाई चांसेस कि कैंसर हो सकता है। तो इस टाइप के कैंसर को हम बोलते हैं मीजोथेलियोमा। तो एस्बेस्टोस के कारण मीजोथेलियोमा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो रहे थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू हो रहे थे। जैसे अगर हम बात करें एस्बेस्टोस भी इनऑर्गेनिक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलिका भी इनऑर्गेनिक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एस्बेस्टोस, और फिर हमारे पास जो हो गया कोल भी, दैट इज़ इनऑर्गेनिक, कार्बनी है वो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक डस्ट के बारे में। ऑर्गेनिक डस्ट मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डस्ट में यहाँ पे मेरा मतलब है कि जब हम ऑर्गेनिक डस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है फंगस ग्रो कर रही है। जैसे अगर हम बात करें तो कॉटन फैक्ट्रीज़ में, तो कॉटन फैक्ट्रीज़ में हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे क्या होती है, कुछ फंगस ग्रो करती है। या फिर अगर हम बात करें शुगर कैन फैक्ट्री में भी, तो वहाँ पे भी क्या हो रही है कि शुगर कैन के ऊपर कुछ फंगस ग्रो करती है, और वो फंगस को जब उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि वो 0.5 से 3 माइक्रोमीटर के बीच में होता है ना। वेट ये रेंज सही बता, हाँ 0.5 से 3 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे नोज़ के थ्रू जाएंगे, फिर लंग्स में जाएंगे, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो उतने डेंजरस नहीं होते, और यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है ये उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ये उतने ख़तरनाक नहीं है। तो अगर हम बात करें तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मंडे फीवर भी बोलते हैं। जो हमारे पास बाइसेनोसिस होता है, कॉटन इंडस्ट्री के जो हमारे पास निमोकोनियासिस होता है उसको हम बाइसेनोसिस भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीवर होता है हम उसको मंडे फीवर भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैसे ही क्या हो रहा है कि मेनली वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, लाइक अगर हमारे पास कॉटन फैक्ट्री हो गई या फिर हमारे पास शुगर केन फैक्ट्री हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि फंगस जो हो रहे हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एलर्जी की रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन बढ़ता है। तो जनरली क्या होता है कि जो वर्कर होता है ना वो मंडे से लेकर सैटरडे तक के काम करता है और संडे को वो रेस्ट करता है। तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है ना हिस्टामिन को धीरे धीरे रेगुलेट करती है, मीन्स उसके लिए मैनेज कर जाती है। तो जैसे ही वो मंडे को जाता है वो क्या करता है, उस फंगस को इनहेल करता है कॉटन फैक्ट्री में। तो वो फंगस जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर गया वैसे हिस्टामिन का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ा और मंडे को उसको फिर फीवर आता है। फिर
क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो मंडे को भी जाएगा, ट्यूसडे को भी जाएगा, वेडनेसडे को भी जाएगा, तो फिर इसको मंडे फीवर क्यों बोला? क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी जो हो जाएगी उतना स्टामिन के लेवल के लिए जो होंगी एकोमोडेट हो जाएगी। तो जैसे ही जा रहा है तो उसकी बॉडी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उतनी एलर्जिक रिएक्शन नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो सैटरडे को छुट्टी लेता है, संडे को, तो उसकी बॉडी में एक बेस लाइन आ जाती है, उसकी बॉडी जो होती है बेस लाइन पे आ जाती है। जैसे ही वो मंडे को जाता है फिर से उसको फीवर आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मंडे फीवर। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ शुगर कैन इंडस्ट्री में बैगिनोसिस, और उसमें जो होता है वो भी एक फंगल होता है, सेम यही मैकेनिज्म है, उसमें भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, बट वो इतना खतरनाक नहीं होता है। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया, देखते अगर हमने कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ा। नहीं, इस पेज को हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने क्या हुआ कि लेट पॉइजनिंग के, अभी हम लेट पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो लेट क्या होता है ना, तो हम बात करें तो कैल्शियम की फैमिली से बिलोंग करता है लेट। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम की फैमिली से लेड बिलोंग करता है। कैल्शियम के ऊपर भी 2+ वैलेंस 2+ होता है, और लेड के ऊपर भी 2+ होता है। दोनों के साइज़ में भी है ना डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन साइज़ में भी उतना डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दैट इज़ वी ऑलरेडी नो कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे नर्व्स में मेरे को न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करना है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी मसल्स को अगर मेरे को मूव कराना है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हमारे पास क्या हो रही है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है। अगर मेरे को सिनेप्टिक वेसाइकल्स को क्या करना है, रिलीज़ करवाना है, वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन, कुछ भी रिलीज़ करवाना है बॉडी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम को अंदर भेजना पड़ेगा। वही क्या करेगा, उस चीज़ को रिलीज़ करवाएगा। तो लेट्स से कि अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम ना हो तो मेरी सिनेप्टिक वेसाइकल जो होंगी वो रिलीज़ ही नहीं होंगी। तो मतलब मेरी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन कम, एपिनेफ्रिन कम हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा, है ना, ये सारे एड्रेनलिन और जो भी है वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कम हो जाएगी अगर कैल्शियम नहीं होगा, और मसल्स जो होंगी ये सारी मूवमेंट किसके कारण कर रही है, कैल्शियम के कारण कर रही है ना। एक्टिन मायोसिन बॉन्ड जो होता है वो कैल्शियम जो हो रहा है उसको खोलने का काम करता है। तो ये सारी हमारे पास क्या कर रही है, कैल्शियम काम कर रहा है। अब सबसे मेन बात हमारे पास क्या हो रहा है कि जब लेड होता है ना, ये कैल्शियम को मिमिक करता है। मैंने जैसे बताया इसके ऊपर भी 2+ चार्ज है, उसके ऊपर भी साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्या करता है, जिस रिसेप्टर से कैल्शियम जाता है ये जाकर कैल्शियम से थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पे जाके ये क्या करता है कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब कैल्शियम जो होगा सेल के अंदर मूव नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ये जाएगा कैल्शियम वहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। मान लो कि बॉडी के मैक्सिमम सेल्स में गया, ब्रेन में जाके ये एक्यूमुलेट होता है, और ब्रेन में जितने भी, ब्रेन में तो पूरे न्यूरॉन्स है, ये ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाकर क्योंकि ब्रेन जो हो रहा है अगर 60% कोलेस्ट्रॉल है ना, तो ये ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाकर क्या करेगा जो भी हमारे पास कैल्शियम के रिसेप्टर्स हैं, ये कैल्शियम के रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ये लेट गया वहाँ पे इनने क्या कर दिया, कैल्शियम के रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर दिया। अब हाँ, इसके कारण क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो अंदर मूव ही नहीं कर पाएगा। अब कैल्शियम मूव नहीं कर पाएगा तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, जैसे कि पर्सन जो होगा उसको इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, है ना, और उसके जो पेरिफेरल नर्व है, जो चीज़ ब्रेन में हुई है वही पेरिफेरल नर्व में भी होगी। तो उसके बॉडी में ब्रेस्ट ड्रॉप, उसके लेग ड्रॉप, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हम बात करें बोन के बारे में। बोन में भी तो हमारे पास कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है, तो बोन भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और कैल्शियम की जगह पे वहाँ पे हमको लेड एक्यूमुलेट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं मर्करी पॉइजनिंग के बारे में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डैनबरी ट्रैमर्स, मैड हैटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों, अगर हम बात करें तो क्या हो रहा था कि यूएसए में एक कंपनी थी जहाँ पे ये लोग हेड बनाने की काम करते हैं, हेड मीन्स व्हाटएवर, तो वो जो टोपी टाइप का होता है वो बनाने का काम करते थे। तो उसको फ्लैट करने के लिए, उसके कपड़े को फ्लैट करने के लिए ये लोग मरकरी का यूज़ करते थे। तो वो मरकरी को ये लोग क्या कर लेते, इनहेल कर लेते, तो वो बॉडी में चले जाता था। तो उनमें क्या हो रहा था कि ये मरकरी वेट तो ये क्या हो रहा था कि ये मरकरी जो होता था इनके ब्रेन में जाता था। जैसे अगर हम मरकरी के बारे में बात करें तो मरकरी, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो मैक्सिमम एंजाइम है, तो मैक्सिमम एंजाइम में हमारे पास क्या होता है कि एसएच वाला ग्रुप होता है ना, थायोसल्फेट वाला ग्रुप होता है। तो ये मरकरी की एफिनिटी जो होती है ना, ये थायोसल्फेट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी एंजाइम है वहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, दैट इज़ एसएच वाला पार्ट, थायोसल्फेट वाला। तो ये मरकरी जाता है और उस थायोसल्फेट वाले पार्ट से जाकर
अटैच हो जाता है, अब फिर वो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो मैक्सिमम ब्रेन जो होता है ना वो 60% कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये मरकरी जो होती है इसकी फ़ैट के लिए डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम जो मरकरी होता है ना वो ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है, और ब्रेन में भी सेरिबेलम वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा। और सेरिबेलम हमारे बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो बॉडी में ट्रेमर्स आना स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको डैनबरी सिंड्रोम। डैनबरी सिंड्रोम क्यों? क्योंकि डैनबरी जो था वो यूएसए में वो सिटी थी जहाँ पे ये हैट की फैक्ट्री चल रही थी, इसलिए उसी शहर के नाम पे इसको डैनबरी सिंड्रोम बोल दिया गया। और मैड हैटर सिंड्रोम भी, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे ट्रैमर्स करते रहते थे। फिर इतने सारी प्रॉब्लम के कारण हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि ये फैक्ट्री के कारण, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि फैक्ट्री से इतना सारा ये जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? फैक्ट्री से आ रहे हैं। न्यूमोकोनियासिस से उसका लंग्स परमानेंटली डैमेज हो सकता है ना। लेड पॉइजनिंग से, है ना। फिर हमारे पास मर्करी पॉइजनिंग से भी बहुत खतरनाक हमने देखे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को हमको मैनेज करना पड़ेगा। अब जो फैक्ट्रीज एक्ट हमारे इधर आया है दैट इज़ इन 1948। और एक और हमारे पास एक्ट है दैट इज़ ESI एक्ट, ये ये भी 1948 है। तो हमने 1948 में 2 एक्ट लाई, दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और सेकेंड हमने लाया द फैक्ट्री एक्ट 1948। अब सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ESI के बारे में बात कर लेते हैं। सो ESI एक्ट के थ्रू सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेट्स से कि मेरी फैक्ट्री में अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है ना, और उस फैक्ट्री का हाथ कट जाए, तो मैं उसको, या फिर उसका हाथ कट जाए या उसे न्यूमोकोनियासिस हो जाए, वो इतने अच्छे से काम ना कर पाए, स्टिल मुझे उसको काम पर रखना पड़ेगा। मैं उसको काम से नहीं निकाल सकता, मुझे उसका आधी सैलरी देनी पड़ेगी लाइफ टाइम, और मुझे उसका इलाज भी फ्री में करवाना पड़ेगा। ये ESI एक्ट के थ्रू इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1948 में आया था। फिर ये यहाँ तक के मैंने ये यहाँ तक के जो था ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि डैम्स के नोट्स में नहीं थी। अभी हम डैम्स के नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इजी चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। वेट, सो डैम्स के नोट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लगभग 10 लोग होने चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ की कैपेसिटी जो हो रही है फैक्ट्री एक्ट में, लेट्स से कि कोई फैक्ट्री है वहाँ पे अगर 7 लोग काम करते हैं तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। फैक्ट्रीज एक्ट में आने के लिए फैक्ट्री को, यानी कि वो एक्ट अगर फैक्ट्री पे लगाना है तो उसके लिए कम से कम उस फैक्ट्री में 10 लोग होने चाहिए अगर उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खतरा, अगर किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे खतरा बढ़ जाता है कि उन्हें डैमेज ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो 20 लोग, क्योंकि 20 लोग अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहा है तो 10 लोग 20 लोग के बराबर काम कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो 20 लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हैं, जैसे तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये फैक्ट्रीज एक्ट में आ रहा है। तो अगर लेट्स से कि हमारे पास 2 कंपनी है, एक में इलेक्ट्रिसिटी है, एक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक में 18 लोग काम कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर 21 लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट में आएगा। यहीं पे अगर 9 लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में नहीं आएगा फैक्ट्रीज एक्ट में, लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट में आ जाएगा। तो फैक्ट्रीज एक्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देखी कि फैक्ट्रीज एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ चीज़ें बताई गई है कि हम 14 साल से कम के लोगों को हमारे काम पे नहीं रख सकते। अगर तुम 15 से 18 साल के लोगों को रख रहे हो तो उनको सिर्फ 4.5 घंटे काम कराना है दिन में, और एडल्ट को भी रख रहे हो तो उनको मैक्सिमम 8 घंटा दिन में काम कराओ, 9 घंटा काम करवाओ, और वीक का 48 घंटा होना चाहिए, और मैक्सिमम वो 60 घंटा काम कर सकते हो। उससे ज़्यादा तुम उनसे काम मत करवाओ, क्योंकि ये ह्यूमन की कैपेसिटी है ना। उसके बाद हमने देखा कि दैट इज़ अगर फैक्ट्रीज़ में कोई भी बीमारी होती है तो वो हमको क्या करना है कि कुछ नोटिफाइबल डिसीज़ बताइए कि जो खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है या फैक्ट्रीज़ के लिए खतरनाक है, वो हमको गवर्नमेंट को डायरेक्टली बताना है। किसी फैक्ट्री में मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को बताएंगी। तो इन नोटिफाइबल डिसीज़ में हमारे पास कौन कौन सी डिसीज़ है, एक तो हमारे पास सारी न्यूमोकोनियासिस है, एक को छोड़ के दैट इज़ बेगिसोसिस जो कि शुगर कैन के थ्रू होती है। वो इसीलिए क्योंकि शुगर जो हो रही है ना फैक्ट्रीज में कम यूज़ होती है, ये फैक्ट्रीज एक्ट है तो वो शुगर कैन को उतना कवर नहीं करती, इसलिए बेगिसोसिस को छोड़ के जितनी भी हमने न्यूमोकोनियासिस पढ़ी है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वर्कर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए जो मिनिमम स्पेस होनी चाहिए, एक जन के लिए जो मिनिमम स्पेस होनी चाहिए दैट इज़ 50 क्यूबिक फीट होना चाहिए। क्यों 500 क्यूबिक फीट क्यों होना चाहिए? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। लेट्स से कि एक फैक्ट्री है, अब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ,
तो मैं क्या होऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, उसके साथ क्या होगा कि दैट इज़ मेरी बॉडी की भी हीट छोड़ेगी। तो ये चीज़ क्या करेंगी, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर सकती है और उसके कारण वहाँ पे गर्मी, हीट बहुत ज़्यादा होंगी और उसके कारण फैंटिंग हो सकती है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने या फिर जिन्होंने भी कैलकुलेशन की उसके थ्रू उन्होंने देखा कि मिनिमम हमको 500 फीट का डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा, 500 क्यूबिक फीट का डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा। तो एक जन के लिए कम से कम 500 क्यूबिक फीट का डिस्टेंस तो होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि दैट इज़ एक कंपनी में अगर 1000 लोग हैं तो हमें कुछ ऑफिसर रखना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास कंपनी है 1000 लोग हैं तो उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए उस कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। 1000 लोगों पे एक सेफ्टी ऑफिसर, 500 लोगों पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, 250 लोगों पे एक कैंटीन होनी चाहिए। और अगर हम बात करें 50 लोग अगर वहाँ पे फीमेल है तो उनके लिए एक झूला घर होना चाहिए, जिसको हम क्रैश बोलते हैं। मतलब एक झूला घर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल वहाँ पे काम पे आ रही है तो वो अपने बच्चों को उन मशीन के साथ नहीं रख सकती, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रैश में रखना पड़ेगा, जहाँ पे दाया या फिर नैनी जो होती है वो उनका ख्याल रखेंगे बच्चों का। फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो हम जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हम अगर इनहेल करेंगे तो उसकी जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनसे बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो जाएंगी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगी, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो होता है नॉर्मल ब्लड से भी ज़्यादा रेड कलर का होता है। तो नॉर्मली जब पर्सन मर जाता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके साइनोसिस जैसा देखने को मिलता है, तो ब्लू बॉडी हमको देखने को मिलती है। लेकिन इस केस में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाइंड नहीं कर पाएगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई पर्सन मरता है तो उसकी बॉडी में हमको चेरी रेड कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास जो डेथ होती है ना, पर्सन को पता भी नहीं चलता कि वो मरने वाला है। अब जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में अगर मैं किसी भी लोगों को रख रहा हूँ ना, तो हमें क्या करना होता है कि दैट इज़ रिप्लेसमेंट, हमें कुछ चेकअप करना पड़ता है कि मैं पहले तो उस पर्सन को चेक करूँगा। जैसे कि हमारा एक रूल है कि क्या नाम है, काम को पर्सन को काम के हिसाब से मत डालो, काम को पर्सन के हिसाब से डालो, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि हम लोग उस इन्वायरमेंट के लिए नहीं बने, उस इन्वायरमेंट को हमारे लिए बनाओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो है ना एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हमको काम को हमारे हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। सो हम लोग क्या करेंगे कि उस काम को हम अपने हिसाब से ही क्या करेंगे, बना देंगे कि वो पर्सन किस काम के हिसाब से जो हो सकता है ढल सकता है। तो हम उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ हम चेक करेंगे ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी फैक्ट्री में आप काम करोगे तो कोई भी फैक्ट्री में काम करने के बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले वो डस्ट या फिर कोई भी पार्टिकल आपकी स्किन से आके टच होगा। तो सबसे पहले तो हमको ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के बारे में देखना होगा कि अगर कोई पर्सन के स्किन पर अगर वो जा रही है तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट वी नीड टू चेक अबाउट द ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस कि उसकी स्किन उसके लिए सेंसिटिव तो नहीं है। फिर हम उसको काम पर रखेंगे। जब उसको हमने काम पर रख लिया तो काम पे रखने के बाद भी हमको टेस्ट करना होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत खतरनाक केमिकल होते हैं। अगर ये डाइक्रोमेट्स होते हैं, जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे डाइक्रोमेट्स जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक यानी कि जो डाइक्रोमेट्स का में यूज़ होता है, जैसे हमारे घर के ऊपर जो टंकी होती है ना उसमें डाइक्रोमेट्स यूज़ हो रहा है। तो लेट्स से कि कोई डाइक्रोमेट फैक्ट्री में ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे डाइक्रोमेट्स जो हो रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो डाइक्रोमेट्स के लिए हमें डेली बेसिस पे चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट्स जो होता है वो इतना फास्ट रिएक्ट करता है, 7 दिन के अंदर ये जो मेरा नेजल सेप्टम है ना इसके बीच में परफोरेशन कर देता है। इसलिए हमें इसे डेली बेसिस पे चेक करना होता है, उनका चेकअप डेली बेसिस पे करना होता है। जैसे अगर हम बात करें लेड हो गया है ना, मरकरी हो गया है ना, और रेडियम हो गया। तो लेड हमारे पास क्या हो रहा है, इंसेफेलाइटिस करता है। मरकरी एंड रेडियम यानी कि रेडियम हमारे इसमें क्या कर सकता है, कार्सिनोमा कर सकता है, बोन का कार्सिनोमा हमारे पास कॉज कर सकता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए कितने हानिकारक है आपको पता है। तो ये 30 दिन में जो होता है हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इनको वीकली बेसिस पे तो टेस्ट नहीं कर सकता है ना, इनको मैं वीकली बेसिस पर टेस्ट नहीं कर सकता ना डेली बेसिस पर, क्योंकि ब्लड में आके एक्यूमुलेट होने में ही इनको 1 मंथ लग जाएगा। तो इनके लिए मैं क्या करूँगा कि इनको मंथली बेसिस पे टेस्ट करूँगा, और एनुअली बेसिस पे मैं क्या करूँगा, सारा पूरी बॉडी का टेस्ट लगा दूँगा है ना, कि नोज़ का कर लूँ, यहाँ का कर लूँ, क्योंकि फैक्ट्रीज में आवाज़ होती है, सूंघने की कैपेसिटी तो कम नहीं हुई, देखने की कैपेसिटी तो कम नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे है ना।
अब जैसे अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन निमोकोनियासिस, सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, निमोकोनिया। सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज़ निमोकोनियासिस में सबसे कॉमन हमारे पास सिलिकोसिस होता है। वो सिलिकोसिस इसलिए क्योंकि हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मैंने आपको बता दिया। सबसे मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा होता है, दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा की बात करें तो दैट इज़ द स्किन कार्सिनोमा, दैट इज़ नॉट लंग कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि अगर हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो सबसे पहले जो भी कार्सिनोमा आएगा वो हमारे स्किन से आके टच होगा और बाद में हमारे लंग्स में जाएगा। तो पहले स्किन कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन द लंग कार्सिनोमा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ तो हो गई, और कुछ बचा है, लेट्स सी। अगर कुछ बचा है तो मैं आपको बताता हूँ। साइनोसिस, ये द एक्ट इज ऑल्सो डन। सो ओके, तो हमने ऑक्यूपेशन